एक बार पुनः सभी साथी जुड़ जाएंगे आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली कक्षा में यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा किया था, जिसका नाम था, जिस चित्रकार का, जिस कलाकार का नाम था शारदा चरण उकील। तो शारदा चरण उकील के बारे में 7 मिनट की कक्षा थी। वीडियो बहुत ही छोटी थी, चूंकि उनके बारे में जितना जानना था, जितना फैक्चुअल चीज़ें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती थी, हमने देखा था, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की उनके बारे में ज़रूरत नहीं है। इसी कड़ी में आधुनिक चित्रकला से संबंधित हम लोग बंगाल शैली का भी जो है, इसके पहले अभी आप देखेंगे बंगाल शैली जो है एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस में, चाहे वह टीजीटी का हमारा भाई हो चाहे पीजीटी का हो। बंगाल शैली से थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं। बंगाल स्कूल से एकदम जान लीजिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसा प्रयास मैं करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न छूटने न पाए, गलत न होने पाए। परीक्षा में सिंगल एक प्रश्न ऐसा न आए जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना हो या हमारे द्वारा आपको बताया गया ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। 125 क्वेश्चन, 125 का 125 क्वेश्चन आपकी कक्षा से मिल जाएगा, जितनी कक्षाएं ली जा रही हैं। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी सी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन वीडियो को आप कक्षा को जरूर देखें और जो भी कुछ आपको नया या जरूरी चीज लगे उसे आप नोट डाउन करते चलिए। दोस्तों, आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए आज की कक्षा आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा बिंदु है, आज का हमारा बिंदु अगला चित्रकार है। उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली कक्षा में शारदा चरण वकील के बारे में देखा। आज उसी कड़ी में आज हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नाम, बहुत ही बेहतरीन चित्रकार। हालांकि चित्रकार बाद में हुए, पहले कवि के रूप में ख्याति मिली इनको, जिन्हें कला जगत में गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिएगा, जिनका नाम है रविंद्र, जिनका क्या नाम है, रविंद्र नाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, जो भी आप कह लीजिए, बात एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में हमें देखना है। दोस्तों, बहुत ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चित्रकला के लिहाज से, आपके सिलेबस के लिहाज से इनके बारे में, हालांकि ये तो बहुत महान आत्मा रही है, बहुत महान व्यक्तित्व रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। आप बचपन से इनके बारे में सुनते चले आ रहे होंगे, पढ़ते चले आ रहे होंगे। स्कूल में तो पहले प्रेयरवय कराया जाता था, अब भी कराया जाता है, प्रार्थना जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। नहीं न लिखल है भैया, हमार तुम्हार बंगला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो आज गाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही महान शख्सियत है। हालांकि अगर मैं बात करूं इनके जन्म की, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्म की, तो इनके जन्म की बात कर लूं। इनका जन्म दोस्तों 2 मई 1861 ईस्वी में, कहां पर, जोरा सांको, क्या है भैया, जोरा साको या साकू, साकू भी ये ओ का मात्रा हटा के ऊ का भी लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बात समझिएगा। जो कि कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ, कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। यहां पर इनका जन्म होता है, जोड़ा सांकू या जोड़ा सांको, कलकत्ता में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहीं पर 2 मई 1861 ईस्वी को इस महान आत्मा का, हालांकि आत्माएं कभी ना तो मरती हैं ऐसा सुना जाता है, पता नहीं सत्य क्या है, आत्माओं का जन्म होता है, मृत्यु होता है, नहीं होता है, क्या होता है, जो भी हो, लेकिन इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो ठाकुर फैमिली है, ये जो टैगोर परिवार है, उस समय बड़ा वर्चस्व था इनका। उस समय इनका वर्चस्व था। इसी में गगनेंद्र नाथ टैगोर हुए, इसी परिवार में रविंद्रनाथ टैगोर हुए, इसी परिवार में अवनींद्र नाथ टैगोर हुए, इसी परिवार में आप देखेंगे कि अवनींद्र नाथ, जो कि आगे चलकर एक प्रकार से ईवी हैवल के साथ मिलकर के
उन्होंने बंगाल स्कूल और भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम देने का काम किया। तो सारी बातें आप जानते हैं। तो 2 मई 1861 को इनका जन्म हो जाता है और 1940 ईस्वी को, 1940 नहीं 41, 1941 ईस्वी को ये इनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। कब? 1941 ईस्वी को। दोस्तों ये जो है इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु देव के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन सीधा हिट करेगा, किस भारतीय चित्रकार को गुरुदेव की संज्ञा दी जाती थी या गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? तो यही है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, गुरुदेव नाम की उपाधि दी गई थी। इन्हें एक उपाधि और मिली थी, एक उपाधि और मिली थी। हमारे जितने भाई बहन हैं जो कला विषय से संबंधित जानकारी रखते हैं, पढ़ते हैं, परीक्षा देना है, कमेंट में एकदम छाप दीजिए कि इन्हें एक बड़ी अच्छी उपाधि दी गई थी, नाइट हुड की। किसकी? नाइट हुड की। नाइट हुड की उपाधि दी गई थी इन्हें। किन्हें? इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आप देखेंगे कि यही रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बड़ी ही लाजवाब, बड़ी ही सुंदर कृति के लिए, एक बड़ी अच्छी पुस्तक की रचना करने के लिए इन्हें प्रथम, मतलब एशिया का प्रथम व्यक्ति यही थे। पूरे भारत की नहीं, मैं एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया के पहले व्यक्ति ये थे जिन्हें नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक पुस्तक थी, एक कृति बड़ी अच्छी, जिसका नाम था गीतांजलि। इसी गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में, कब? सन 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये बहुत बड़ी व्यक्तित्व के धनी आदमी थे, बहुत बड़ी आत्मा थी ये रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसे आदमी थे जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कवि, बहुत ही बेहतरीन कवि के साथ साथ बहुत ही लाजवाब साहित्यकार, और बहुत ही लाजवाब साहित्य के साथ साथ ये बहुत ही सुंदर चित्र आकृतियां बनाने वाले एक बहुत ही अच्छे चित्रकार भी बन जाते हैं। तो कहा जा सकता है इनके बारे में एक लाइन में कि रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे कवि, एक अच्छे साहित्यकार, साथ ही साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे। कौन? यही आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें चित्रकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि पहले इन्हें प्रसिद्धि कवि के रूप में मिली। मूल रूप से ये कवि ही हैं, थे, है नहीं थे, मूल रूप से ये कवि ही थे। हालांकि चित्रकला या चित्रकारी करने का कार्य इन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में निर्णय लिया करने का। अभी आगे बात होगी, उन पर चर्चा होगी। तो देखिएगा कि आप देखेंगे कि ये जो बंगाल स्कूल व प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार रहे हैं, कौन? यही आपके रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल या आपके प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार रहे। इन्होंने कला को एक नई दिशा देने का काम किया। कौन? यही आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने कला को एक नई दिशा देने का काम किया। इन्हें भारत की आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार भी माना जाता है। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इत्मीनान से, तो ताकि क्वेश्चन यहां से आए तो आपसे गलत ना होने पाए। और जितना कंटेंट, जितना व्यवस्था यहाँ पर दे दिया जाएगा, जितना पढ़ा दिया जाएगा, उससे बाहर कुछ आइबो नहीं करेगा कि हम कहीं लावन लिख के दे दी। मोदी वाली गारंटी ना हो, आपन गारंटी है, पूर्वांचल गारंटी है। गारंटी बस यह है कि एक एक पढ़ ला, अगर क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन फंस जाई, आपके ना आई, जो ने न पढ़ावा हुई, ओकरे बाद के, हाँ भाई ऐसा होबे नहीं करेगा यार। हम आपके लिए भैया बहुत कुछ करते हैं। ऐसा मत देखिए कि आते हैं यहाँ 10 मिनट 20 मिनट क्लास लेकर चले जाते हैं, उसके पीछे बहुत 24 घंटे कुछ करना पड़ता है आपको। तो आइए देखिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यकार थे, चित्रकार थे, अच्छे कवि तो थे ही। इन्हें भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार भी माना जाता है। किसे? इन्हीं रविंद्र चाचा को, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी को।
इन्होंने आप देखेंगे कि चित्रण की आधुनिक शैली को अपनाया। कौन? आपके रविंद्र चाचा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने चित्रण पद्धति में आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे समन्वयात्मक शैली नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? समन्वयात्मक शैली नाम दिया गया। आगे चलकर आप देखेंगे दोस्तों इनके बारे में कि इनकी चित्रकला पर पिकासो, पालकली, डाली मुख, आप देखेंगे कि इनकी चित्रकला पर पिकासो, पालकली, डाली मुंह आदि का प्रभाव दिखाई देता है। किसके? यह रविंद्रनाथ टैगोर वाले जो चाचा हैं, इन्हीं बात हम कर रहे थे कि इनकी चित्रकला पर पिकासो, पालकली, डाली मुख, एक नाम आप और याद रखिएगा, मोदगिलानी का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से माना जाता है। किसका? मोदिग्लियानी। चाहे आपके पिकासो हो, पालकली हो, डाली मुंह हो, आपके मोदग्लियानी हो, इनका जो है आप देखेंगे कि अरे मुंह लिख दिए, मुख होगा भाई, मुख, वह मुख तद्भव मुंह, तत्सम तद्भव जनते होगा, है ना मार साहब? आइए देखते हैं। तो पिकासो का, पालकली का, डाली मुख का, मोदग्लियानी का, इनके चित्र शैली पर बड़ा अच्छा प्रभाव और बड़ा स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आप देखेंगे कि इनकी कला जो है बच्चों जैसी थी, या अचेतन मस्तिष्क वाला, जिसमें काल्पनिक पक्षियों और जानवरों के चित्र अधिक दिखाई देते हैं। किसके? यही रविंद्र चाचा के। आप जिसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। जैसे उसमें जो इनके चित्र है, उसमें एक बड़ा ही प्यारा चित्र है, कृदंत करता ऊंट। क्या है? ध्यान दीजिएगा, कृदंत करता ऊंट, कृदंत करता ऊंट, हताश पुरुष। क्या है? हताश पुरुष, राक्षसा कृतियां, राक्षसा कृतियां, प्रेतात्मक कृतियां या आकृतियां, कृतियां नहीं आकृतियां, आया ऐड कर लीजिएगा, आकृतियां। साथ ही साथ राक्षसा कृतियां, प्रेतात्मक कृतियां, पिचासात्मक कृतियां, आकृतियां। क्या? पिचासात्मक, पिचासात्मक आकृतियां। क्या है? पिचासात्मक, अरे भाई पूरा साफ हो गया। हाँ हाँ, पिचासात्मक आकृतियां, साथ ही साथ नारी आकृतियां। ये जो नारी आकृतियां हैं दोस्तों, भैया, मास्टर साहब, सर जी, मैडम जी, ये जो नारी आकृतियां हैं, ये नारी आकृतियों के बहुत ही चित्र बना डाले। कौन? रविंद्र चाचा, रविंद्रनाथ टैगोर महाराज। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनका मुख्य विषय ही नारी आकृतियां रहा है। इन्होंने इतनी सारी नारी आकृतियों के चित्र बनाए, कहा नहीं जा सकता। हालांकि कृदंतकर्ता ऊंट, हताश पुरुष, राक्षसाकृतियां, प्रेतात्मक आकृतियां, पिचासात्मक आकृतियां और अलग अलग चित्र आकृतियां इन्होंने बनाया है, लेकिन ये जो नारी आकृतियां हैं, इसका चित्र इन्होंने बड़ी संख्या में किया है। इसलिए एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इनके चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? नारी आकृतियां रहा है। दोस्तों आप देखेंगे कि जीवन के इन्होंने जीवन के अंतिम चरण में चित्रकला या चित्रकारी करने का निर्णय लिया, प्रयास किया, फैसला किया। आप देखेंगे कि लगभग 66 वर्ष के बाद ये चित्रकारी करना आरंभ करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कौन? अपने रविंद्र चाचा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर भी कह देते हैं कोई कोई।
तो चलिएगा, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण यानी लगभग 66 वर्ष के बाद चित्रकारी करने का निर्णय लिया। आप देखेंगे कि लगभग क्या है, यही एक फैक्ट मान लीजिए कि 66 वर्ष के बाद है इन्होंने चित्रकला या चित्रकला के एक क्षेत्र में कार्य करने का काम किया। आप देखेंगे कि इनके चित्रों का हमने पहले ही बता दिया कि इनके चित्रों का मुख्य विषय ही नारी चित्रण रहा है। इनके यही रविंदर चाचा अपने जो है मुख्य विषय ही नारी चित्रण रहा है। साथ ही साथ इनके चित्रों की कई जगह प्रदर्शनियां भी लगी। तो इनके चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी सन 1930 ईस्वी में पेरिस में। कहाँ पर भैया? पेरिस में। पहली प्रदर्शनी अपने रविंदर चाचा की भैया कहाँ लगी थी? सन 1930 ईस्वी में पेरिस में। यह डेटा यह याद रखे रहा, अगर पूछे कोई तेज पूछ ले, बकिया आपकी मर्जी हो। या नाते हम, चूंकि मामला यह है कि ये क्वेश्चन 2011 वाला में भी पूछा हुआ है, 11 के बाद से ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, हालांकि उसके बाद 2 बार पेपर हुआ है। हो सकता है कि इस बार फिर पूछ ले आपका 1930 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी किसकी लगी थी, कहाँ लगी थी, कब लगी थी। तो ये सारी बातें आप जानते रहिएगा। एक बड़ा ही बेहतरीन कलाविद हुआ करता था जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था शुरुआती दौर में इस बैच के, मुल्कराज आनंद, जिसका क्या नाम है? मुल्क राज आनंद। मुल्कराज आनंद जी के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकला पर, इनके चित्र पद्धति पर, हमने अभी ऊपर नाम लिखा था, इनके भी अनुसार वही पालकड़ी, वही पिकासो, वही मोदिgliani का प्रभाव स्पष्ट रूप से माना जाता है, दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा आपके लिए होने वाली है। रविंदर चाचा के बारे में दोस्तों इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं चित्रकला के लिहाज से। बस इतना आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले दिन हम फिर नया कोई कलाकार लेकर, बहुत बेहतरीन चित्रकार लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आदाब।